तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका 13 जून से दोस्तों आपका 20 जून तक होना है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम 13 जून से 20 जून तक है उनके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो में जो प्रश्न लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्न ही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके और कोई नहीं राहुल द्रविड़ जी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपका राहुल द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के बारे में, तो ये दोस्तों आपका कौन है, तो ये आपका रामाकृष्णम श्रीधर है। ठीक है, रामाकृष्णम श्रीधर हैं, इसको याद रखिएगा। वहीं पर गेंदबाजी कोच की बात करेंगे फिर दोस्तों आपकी भरत अरुण जी हैं। ठीक है, तो मुख्य कोच आपके राहुल द्रविड़ हैं। इससे पहले आपके कौन थे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा फील्डिंग कोच आपके रामाकृष्णम श्रीधर हैं। इसके अलावा आपके जो गेंदबाजी कोच हैं वो दोस्तों आपका कौन है, तो आपके भरत अरुण जी हैं। ठीक है, इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करेंगे तो कप्तान कौन है, तो कप्तान दोस्तों आपके वर्तमान में रोहित शर्मा जी हैं, जो कि आपके वर्तमान में कप्तान हैं तीनों प्रारूप के। ठीक है, किसी एक प्रारूप नहीं, आपके वनडे के भी यही कप्तान हैं, T20 के भी यही हैं और आपके ओडीआई के लिए भी यही हैं। अभी दोस्तों डीआई का जो वर्ल्ड कप है आपका होना है 2023 में। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड कप होना है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर होना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ओडीआई का जो 2023 का जो वर्ल्ड कप है ये दोस्तों आपका कहाँ होना है, तो भारत में होना है। ठीक है, ये दोस्तों भारत दूसरी बार होगा जब आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है जो कि मेज़बानी कर रहा होगा। ठीक है, इससे पहले जो भारत है आपका 2011 में वर्ल्ड कप का मेज़बानी कर चुका है। ठीक है, लेकिन मेज़बानी तो कर चुका है भारत 2011 में, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब पूरा जो प्रतियोगिता है वर्ल्ड कप का वो पहली बार दोस्तों भारत में सभी प्रतियोगिताएं होगा। ठीक है, 2011 में यह हुआ था कि मेज़बान के तौर पे आपका 3 देश था, एक तो आपका भारत था, दूसरा दोस्तों आपका बांग्लादेश था और तीसरा दोस्तों आपका श्रीलंका था। तीनों में को आपका संयुक्त मेज़बानी दिया गया था, लेकिन इस बार भारत है जो कि पूर्ण टूर्नामेंट का अकेला ही मेज़बान करने वाला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस का जो फर्स्ट फेज़ का आपका एग्ज़ाम हुआ था 2 मई से 19 मई तक का, उन सभी प्रश्नों का जो पीडीएफ है तैयार कर दिया गया था। जो भी लोग नहीं लिए हैं, बहुत सारे लोग लिए हैं, जो भी लोग नहीं लिए हैं जिनका भी एग्ज़ाम है आगे आने वाले एसएससी एमटीएस का है या एसएससी सिजिल का है, सीजीएल का है, उनके लिए पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, नहीं तो सामने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को भी लेना है आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों, तो अगला जो प्रश्न है वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो दोस्तों आपका भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आपका स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1936 में इसकी स्थापना हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़े इससे पहले आपको देख लेते हैं कुछ और नेशनल पार्क, जैसे कि जिम कॉर्बेट तो देख लिए हैं, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में है, प्रसिद्ध किस लिए है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका असम में है और आपका एक सिंह गेंदा वाला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका गुजरात में पड़ता है और एशियाई शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो कि दोस्तों आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा टडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में है। नामदफा आपका कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपका असम में है। इसी प्रकार दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, दाचीगम
नंदीग्राम तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका लद्दाख में है, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, जो कि आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वह है प्रस्तावना से, कि प्रस्तावना है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि द प्रेम्बल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश के जो संविधान में प्रस्तावना का विचार है वह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं बात करें प्रस्तावना की भाषा को, ठीक है, याद कर लीजिएगा प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि जो आप प्रस्तावना होता है वो हम लोग शुरू कैसे करते हैं, हम भारत के लोक से शुरू होता है और 26 नवंबर 1950 अंगीकृत पर समाप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो समवर्ती सूची का प्रावधान है जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करेंगे, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक की बात करेंगे तो आर्टिकल कितना में आपका है, तो ये आपका आर्टिकल 108 में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा कनाडा की बात करेंगे, कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, ये भी लिया गया है कनाडा से। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ का जो निहित होना, ये भी आपका कनाडा से। और केंद्र में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी आपका लिया गया है कनाडा से। इसके अलावा आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है क्या क्या, तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपका आर्टिकल 36 से 51 तक में वर्णित है। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जापान के संविधान से बात करेंगे तो कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपके जापान के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51A में वर्णित है, यह आपका रूस से दिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी आपका रूस के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, यानी कि यूके के संविधान से आपका क्या क्या लिया गया है, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन सदन, ये सभी आपके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, जो कि वर्तमान में 6 है, 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात करेंगे तो ये भी फ्रेंड्स आपका कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, ये सभी दोस्तों आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जर्मनी से बात करेंगे तो जर्मनी से आपका आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का जो निलंबन होता है वो फ्रेंड्स आपका कहाँ से लिया गया है, तो आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से बात करेंगे तो गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन से भाषा नहीं, कौन सा वो 3 शब्द था जो कि आपका इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 3 शब्द आपके कौन कौन थे, तो ये आपका एक था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा आपका अखंडता था। ठीक है, यह आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के माध्यम से ये 3 शब्द जोड़ा गया था। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान संशोधन के माध्यम से जो 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वे भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी और उस समय आपका देश में आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आपका कि लिंगराज मंदिर है जो कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर की दोस्तों बात करेंगे तो लिंगराज जो मंदिर है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 11वीं शताब्दी में राजा जजाति केसरी के द्वारा बनाया गया था। ये मंदिर है जो कि किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। बना हुआ किससे है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक
उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ मंदिरों की बात करेंगे, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो ये दोनों जो मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर, ये जो आपके मंदिर हैं उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में आपका सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये आपका गुजरात में है। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सभी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है आपका, हड़प नीति है जो कि किसने बनाया था। हड़प नीति किसने बनाया था। ठीक है, तो हड़प नीति की बात करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के विषय में बात करेंगे तो ये आपका 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रुस्तम जो फिल्म था उसके लिए अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि मिला था। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय जो योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो यह इसका जो राइट आंसर है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है वो आपका भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे तो दोस्तों आपका बता दें ये जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1956 से 1961 तक चला था। और दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेज़ी से औद्योगिकरण पर केंद्रित है। और योजना ने लंबी अवधि के आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश का एक संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ठीक है, तो देखिए विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश है जो कि आपका मैग्नीज उत्पादक राज्य है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा मैग्नीज एस का सर्वाधिक भंडार की जब बात की जाएगी तो भंडार दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग आपका होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। ठीक है, तो मच्छर के काटने से दोस्तों आपका एक तो डेंगू होता है, दूसरा चिकनगुनिया होता है, मलेरिया होता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, जैसे घातक बीमारियां होता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसे आप टिक कर लीजिएगा जो भी आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है, तो आपको बता दें जो आर्म्स एक्ट है ब्रिटिश भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों में एक और प्रमुख कार्य भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था, इसी के तहत आर्म्स एक्ट जो कि आपके भारत में आया था। तो आपका 1878 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन द 2022 टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो भारत की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 7 पदक अपने नाम किया था, जिसमें से एक आपका स्वर्ण पदक था, 2 आपका रजत था और 4 आपका कांस्य पदक था। ठीक है, इसके अलावा स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो स्वर्ण पदक कौन जीता था, तो ये आपका नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था 87.58 मीटर भाला को फेंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी किस किस राज्य से होकर बहती है। तो देखिए महानदी है जो कि आपका मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से होकर बहती है। इसके अलावा महानदी बेसिन उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है। गोंडवाना रॉक सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पे ही पाया जाता है। ठीक है, अगला है आपका 2025 तक किस भाला फेंक खिलाड़ी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो डोपिंग उल्लंघन के कारण भारतीय जो भाला फेंकने वाले थे शिवपाल सिंह को अक्टूबर 2022 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा इनके बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के एथलीट 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता थे, जहां उन्होंने 86.23 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत
थ्रो हासिल किया था और उन्होंने 2019 विश्व चैन खेलों में भी जीत हासिल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से, कि मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका खेलों के क्षेत्र में। ठीक है, ये दोस्तों आपका खेलों के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे, यह आपके युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में एक पदक, आपका एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है और यह पहली बार 1991 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं। ठीक है, हु एमंग द फ्लोइंग इज ए सितार प्लेयर। ठीक है, ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया रहेगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर के अलावा उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज वंदहसन, ये सभी भी आपके सितार वादक ही हैं। इसके अलावा सरोद वादक की बात करेंगे तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और विश्वजीत राय चौधरी, इसके अलावा मुकेश शर्मा और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी आपके क्या है, सरोद वादक से ही संबंधित है। इसके अलावा संतूर से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, ये आपके संतूर से संबंधित हैं। इसके अलावा शहनाई की बात करेंगे तो शहनाई से आपके बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी आपके कहाँ से संबंधित है, तो आपके शहनाई से संबंधित है। अगला जो है दोस्तों आपके हैं बांसुरी वादक। ठीक है, बांसुरी वादक की बात करेंगे तो उसमें आपके हरीश प्रसाद चौरसिया आ जाते हैं, पन्नालाल घोष आ जाते हैं, राजेंद्र कुलकर्णी आ जाते हैं और वी कुंजमणि, ये सभी आपके बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा तबला वादक की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज और किशन महाराज और लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह, ये आपके तबला से संबंधित हैं। और वायलिन से संबंधित आपके जो खिलाड़ी हैं TN कृष्णन हैं, डॉक्टर N राजम है और L सुब्रमण्यम है। ठीक है, इसके अलावा पखावज की बात करेंगे तो गोपाल दास हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है और छत्रपति सिंह और रहमान खां, ये सभी आपके क्या हैं, तो पखावज से संबंधित आपके खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि आराम जो बाग है बाबर ने किस जगह पर बनवाया था। ठीक है, तो आराम बाग की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम बाग भारत के सबसे पुराने मुगल बगीचों में से एक है और यह मुगल सम्राट बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। इसके अलावा यह ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है, जिसका जो मतलब होता है आराम का बाग होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 2001 से 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या है डैश की वृद्धि से हुई है, तो आपको बता दें 17.70 जो फीसदी की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि 2001 में जो जनगणना था उसमें आपका भारत का जनसंख्या 100 था, मान के चलते हैं तो 2011 में क्या हुआ है 117 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार 17.70 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक है, तो इसका राइट आंसर आपका उदय शंकर हो जाएगा। ठीक है, उदय शंकर की बात करेंगे तो एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय नर्तक है। इसके अलावा कोरियोग्राफर हैं और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी हैं। इसके अलावा 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसके अलावा आपके अंजिला इला मेनन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके भारतीय समकालीन कलाकार थे। उदय शंकर की बात करेंगे तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक थे। सतीश गुजराल की बात करेंगे तो भारतीय चित्रकार हैं और भीमसेन जोशी आपके भारतीय गायक है। अगला है आपका भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होमी जहांगीर भाभा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वह एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। इसके अलावा मार्च 2019 में अजीत कुमार मोहंती को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के वह एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी भी थे और बॉम्बे विश्वविद्यालय से PhD भी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है,
इसके अलावा बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में, तो ये दोस्तों आपके विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है आपके रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट किसने दिया था, तो सीवी रमन ने दिया था। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का जो वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो है आपको जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। जब तक है आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।